चलो चलिए देखिए। पिछला दिन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर चल रहा था और बहुत सारा होमवर्क आपको मिला है। उसका डिस्कशन हम आज नहीं करेंगे। उसका डिस्कशन होगा कल संडे को 8 बजे से। 8 से 9, 9:30, 10, 20 जितना बच जाए। और उसमें सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर ही काम होगा, दूसरा कोई काम नहीं होगा। यदि आपसे हो सके तो घर पर ही रह के पढ़ लीजिए तो बेहतर है। मतलब यदि आप लाइव कर ले, क्लास लाइव रहेगा कल यूट्यूब पर, पब्लिक मोड में रहेगा। यदि आप कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, तो क्लास आने की भी ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कि नहीं ही बनाते हैं तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा। क्या जी, बिगड़ेगा कुछ? देख लेना। लेकिन क्लास ओपन है 8 से 10। आप कोई जुगाड़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन की, तभी आप क्लास में आइए, अदरवाइज घर पे बैठ के पढ़ लीजिए। यदि आप 8 से 9 या 9:30 लाइव नहीं पढ़ पाते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहीं रहेगा, कभी भी देख लेना, उसको सारा बना लेना। और बनाने के बाद उसके बावजूद भी यदि दिक्कत रह जाए तो फेस टू फेस मिलके हमसे उसको सॉल्व करवा लेना। वैसे हम एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, और जब हम खुद सॉल्व करेंगे तो हमारे ख्याल से आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आने के बाद। आइए हेडिंग डालते हैं। देखिए तो थोड़ा तेजी में चलेंगे साथ साथ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक टर्म आपको पढ़ना होता है, EAN। चलिए डिफाइन कीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम इन ए complex compound called effective atomic number. It is denoted by सुनिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है इसको आप वर्बली समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निश्चित है कि वहां पर सेंट्रल एटम होगा। उस सेंट्रल एटम के पास अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। वो इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से, याद कीजिए, कभी +2, कभी +3, कभी +4 चार्ज आता रहा है, तो उस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो अपना था उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। और आप याद कीजिए, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो लिगेंड सप्लाई करता है किसको? सेंट्रल एटम को। कौन चीज? लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में ही सप्लाई करता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा सेंट्रल एटम के पास? 2। इस हिसाब से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसका दोगुना इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई होगा। कुल मिला के जोड़ घटाव कर दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये जो भी हम समझा रहे थे इसी को हम लिख देते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ये फॉर्मूला होता है। लिखते जाइए साथ साथ, बात मत की। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिए क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो 10 बनाएगा तो 20, 30।
ये बनाएगा तो 12। ऑक्सीडेशन नंबर में माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। और सेंट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है सेंट्रल एटम का, न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एटम के पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। इन सब चीज़ों से बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम्पल पर समझिए। जैसे K4 FeCN का होल 6। फैन बंद करो सबड़े। बंद कीजिए सारा, फैन वाला स्विच ऑफ कीजिए। तो सबड़े उधर जाके ऑफ करो तो बैठो गर्मी में। रखिए। देखो यार, यदि हम लोग इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है आयरन। आप लोग पंखा के जो आवाज के नीचे जो आप हल्ला करते रहते हैं ना, ये सब समझ में आता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है। बोलें क्या? रोज का रोज गधा नहीं ना कि आपको समझाते रहे। पढ़ाई चल रहा है, आपस में भिड़े हुए हैं। आते काहे हैं फिर? जैसे K4 FeCN का होल 6 है, तो इसमें यदि आपसे कहा जाए कि आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, तो सबसे पहले आप ये जानो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा निकलता है सेंट्रल एटम का। और यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? आयरन। तो इसको निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है। हम समझा चुके हैं इससे पहले कि ये काहे वैसा किया गया है, फॉर्मूला कहाँ से। आप समझे नहीं समझे आप जानिए। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर आपको लेना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर लेना है तो उसको तो निकालना पड़ेगा। निकालेंगे बताइए। पोटासियम का +1 होता है, इनका -1 होता है और इसका x मान लेंगे। कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पर कि सर यही हम नहीं समझ पाते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको दो तीन चीज़ का जानकारी पहले से होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी अभी तो आप काम कर सकते हैं। जैसे अब जिसको पोटासियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, इन सब चीज़ों का वैलेंसी ही नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर सकते। जैसे पोटासियम का वैलेंसी +1 होता है तो हम +1 लिख दी। आयरन का हमको नहीं पता है, हम x मान। अब आप कहेंगे सर हम तो आयरन का भी जानते हैं, ये +2 होता है या +3। +2 होता है या +3 होता है नहीं चलेगा, +2 होता है। एक जवाब दीजिए, या तो +2, एक ही कंपाउंड में दोनों तरह का वैलेंसी पॉसिबल नहीं है ना। या तो +2 होगा नहीं तो +3 होगा। एक्चुअल में सेंट्रल एटम का जो वैलेंसी होता है ना, ये वेरिएबल होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो जानते हैं हो सकता है कि वो नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में आप इसको क्या मान लीजिए? एक्स। और ये CN लिगेंड है। लिगेंड का जो चार्ज है वो चार्ज आपको रखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा टोटल। एक CN पर एक माइनस होता है तो 6 CN पर 6 माइनस होता है। एक के पर एक प्लस होता है तो 4 के पर 4 प्लस होता है। ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो उस हिसाब से सबको जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा एक के पर एक प्लस तो 4 के पर 4 प्लस यानी +4। यहाँ पर एक आयरन है जिसका हम x माने हैं। इन पर -1 होता है तो 6 पर -6 होगा, बराबर कर दीजिए कितना? 0। तो x बराबर हो जाएगा कितना? +2। तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। यहाँ यदि न्यूट्रल EN टाइप का कोई चीज़ होता या NH3 होता तो ऐसी स्थिति में हम कहते कि न्यूट्रल है, यहाँ 0 ले लेते। यहाँ मान लीजिए कैल्शियम यदि बाहर में होता, कैल्शियम CA4 होता, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? +2। तो ये हो जाता +2 गुना 4 कितना हो जाता? +8। तो जो रहेगा उसका वैलेंसी हम लोग लेते हैं। वैलेंसी को लेके सबको जोड़ दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। या बराबर में यदि ओवरऑल कोई चार्ज है तो बराबर में टोटल चार्ज लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है, फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस +2 और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? एक CN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 6 CN, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 26 प्लस माइनस माइनस -2 +12। 12 में -2 घटा दीजिए, 10 बचेगा, जोड़ जाड़ के कितना आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36।
का कोई बच्चा उसमें फंसा हुआ है क्या? कल से फंसा स्थिति है, समझ में नहीं आता है कि पढ़ाई शुरू है आपस में खिस्सा किए जा, बैठिए गर्मी में पूरा घंटा, आज हरियर रहेगा अगला, समझ नहीं इसको। ICO का होल फोर, यदि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करो, जीरो आ जाएगा। का एक्स न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ से x प्लस जीरो बराबर ओवरऑल कोई चार्ज भी नहीं, बराबर जीरो, यहाँ पर माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, एक CO एक बॉन्ड बनाता है तो चार CO चार बॉन्ड बनाएगा, चार कोऑर्डिनेशन, ये हो जाएगा 28 प्लस कितना हो जाएगा 36, हो रहे हैं जो चल जाइए, थोड़ा देर झेल, अभी तो बहुत, COEN का होल थ्री L3 निकालिए तो इसका एक्टिवेट, पंखा चलाएंगे एक किस शर्त पर, एक तरफ से पकड़े, मन पकड़ेगा चलाएंगे, पकड़ो, तब कान पकड़ो, बोलो कि खिस्सा नहीं करेंगे, जल्दी पकड़ो, तब पकड़ेगा, एक को आदमी बचेगा, कान नहीं पकड़ा है इस अरे होता, तब नहीं पकड़ा नहीं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना होता है 27, निकालिए तो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 27, सॉरी सॉरी, एटॉमिक नंबर इसका कोबाल्ट का कितना होता है 27, का चार्ज निकाल लीजिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ये एक्स, इन एक न्यूट्रल लिगेंड है जीरो, और CN का वैलेंसी कितना होता है -1, ये हो जाएगा x प्लस जीरो माइनस एक CL का -1, 3 CL -3 बराबर जीरो, बराबर क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस +3 और प्लस, बताइए कोऑर्डिनेशन 6, एक ईएन दो बॉन्ड बनाता है तो 3 ईएन, ये हो जाएगा 2, यहाँ से ये हो जाएगा 20 आ जाएगा। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि हमेशा ये अभी आते जा रहा है, 36 आते जा रहा है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल और करो को तो गुस्सा बहुत आ रहा होगा मैंने, तो नहीं ना आता है, आना भी नहीं, A3FeCN का होल निकालिए तो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वाह वाह, क्या बात है, पति तो, हमारी मजबूरी है कि हम एक तरफ से पीट नहीं सकते, इतना आदमी बैठे हुए कितना को मारे, तार मने मन इतना आता है कि चीट दे तुमको, तार करते देख, पढ़ाते रहते हैं बोलते रहते हैं, ना यार,
35 होगा, बिल्कुल सही है ये। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, +3 है, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 20 +2। पहले आप ये बता, 36 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्रिप्टन का। क्रिप्टन एक नोबेल गैस। आप याद कीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इट वन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नोबेल गैस के आ जाता है कन्फिग्रेशन। यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना था, आप थोड़ा इसको, सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आप सीख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स में आप तो निकाल सकते हैं ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। में जब इसको समझा जा रहा था कि ये किस टाइप का कंपाउंड है, कहा गया इसके बारे में, किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबेल गैस के एटॉमिक बराबर हो। अब शुरू में देखिए, शुरू का 3 एग्जाम्पल सब में 36 36 36 36 है नोबेल गैस। बात बोला गया वो वास्तव में, लेकिन इसके बाद बहुत सारा कंपाउंड पर काम हुआ तो पाया गया कि 80% 85% सबका सही में नोबेल गैस के बराबर आ जाता, लेकिन कुछ इसके जैसा कंपाउंड है का बराबर नोबेल गैस के 5 आ गया। तो ऐसी स्थिति में साइंटिस्ट ने ये कहा कि सिर्फ उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गैस के एटॉमिक नंबर बराबर हो। कहा गया इसका तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आया भी नहीं, 35 आ गया जो कि ब्रोमीन का कन्फिग्रेशन है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका नेचर में एग्जिस्टेंस है, मतलब ये धरती पर पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में या तो आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, नहीं तो फिर ये कंपाउंड, कंपाउंड जो नज़र के सामने में दिख रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? तो वही गलत। यहाँ से इफेक्टिव एटॉमिक कंसेप्ट था, और इससे बात परसेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होगा नोबेल गैस के एटॉमिक बराबर, तभी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। तो ऐसी स्थिति में कम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना पड़ा, आखिर कैसे बनता है कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब हम लोग का जो टॉपिक होगा, इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक होगा बॉन्डिंग इन द कम्प्लेक्स कंपाउंड। इस तरह से बॉन्डिंग होता है। अब तो आप लिख चुके हैं, हेडिंग डालिए। तो तुम्हें तो थोड़ा गर्मी हमको भी लगा था, लेकिन अब नहीं अच्छा लग रहा है। तुम लोग को भी अच्छा लग रहा हो, लिखेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कम। वैसे सभी लोग 11th में जो केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं, आपके लिए थोड़ा परेशान करने वाला टॉपिक। कभी कभी मैच बहुत हाई वोल्टेज हो जाता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता होगा, वो कहता है कमजोर हृदय वाले लोग इस मैच को ना देखें, शॉक करने का चांस है। वैसे ही जो मानसिक रूप से कमजोर हैं केमिकल बॉन्डिंग पे, उन लोगों के लिए ये टॉपिक नहीं। यदि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, चाहे जहाँ पढ़े हों 11th में, केमिकल बॉन्डिंग का एक बेसिक नॉलेज होगा तभी आप टिक पाइएगा, अन्यथा चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में। हमारा दोस्त, हाँ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जब ऑर्गेनिक, तो उस बॉन्डिंग बता देंगे कि आपको दिक्कत ना हो। वैसे हमारा प्रयास है कि आपको समझ में आ जाए, ना भी खराब तुम्हारा नहीं होना। तुम सिंपल को वैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैलेंसी के लिए शुरू करते हैं। सुनो, सबसे पहले 1893 में अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दिया इस चीज को एक्सप्लेन करने, इसको बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको एक्सप्लेन करने का सबसे पहला थ्योरी आया अल्फ्रेड वर्नर का। कब आया? 1893। ये सब हिस्ट्री टाइप का चीज होता है केमिस्ट्री, ज़्यादा तो वो जो नहीं देखते होंगे नहीं लिखाते हैं कि अरे कौन किया नहीं किया, जो किया जो सामने है वो पढ़ो, बाद में है पढ़ने का, जाके किताब में देखो कि कौन पर जाके मेन कंसेप्ट है, आप उसको पकड़िए। आपकी एक एक्सप्लेन नहीं
मोटा मोटी आपको एक कंसेप्ट समझाएगा कि देखो इतना के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तब आपको हर बात नहीं समझ में, लेकिन फिर भी आप लिखिए, लिखेंगे इन 1893। अल्फ्रेड वर्नर बंद है तो आवाज तक, तभी आवाज करोगे, आवाज पता चलेगा। अल्फ्रेड वर्नर गिव्स एक्सप्लेन इन द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन 1890, उससे पहले बॉन्डिंग को वर्नर्स को जाना गया वर्नर्स कोऑर्डिनेशन के नाम। इस थ्योरी के क्या क्या कहा गया, क्या पे यहाँ तक कुछ देखो। 5 को दिख रहा है रे। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन तो आज नहीं चलेगा, पटाइए नहीं, अब एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ठीक है, ही नहीं डालिए तो। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इधर आपसे पूछेगा व्हाट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन, आज से लेकर कल तक क्लास चलेगा। कल क्लास लाइव होगा 8:15 में, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास को आज जहाँ छोड़ेंगे वो आगे फिर लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगला ही क्या बोली थे, बोली है, यही बोली है, पगलाई जी। सही कहाँ हो, पहले ही हो चुकी है। हालांकि आज इसका गलती नहीं है, ये अकेली बैठी हुई खिस्सा नहीं कर रही थी, खिस्सा कोई और कर रहा था, सजा इसको है, तो काहे न पगला जाएगी ये। देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखो एक आध दिन जो है ना ये सब समझ में आना चाहिए, व्यवस्था है उसका तुमको लाभ मिलता है। अभी फैन बंद है तो तुम समझ में आना रहा है कि अरे होना चाहिए, मतलब पढ़ाई भी मिल रहा है, अच्छा व्यवस्था भी मिल रहा है। कुछ लोगों को पानी भी चाहिए होता है तो नहीं मिल। लिखेंगे नंबर 1, फटाफट लिखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम complex compound। पागलपन का इलाज करेंगे। देखिए
वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्नर साहब ने जो सबसे पहला बात कहा वो ये, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम का वैलेंसी किस तरह का होता है? दो तरह का। और उसका उन्होंने नाम भी रखा, एक को कहा प्राइमरी वैलेंसी, ये नंबर में लिखें, प्राइमरी वैलेंसी या इसी को कहा गया आयनिक वैलेंसी। और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी कहा गया, बताइए वर्नर के सिद्धांत के अनुसार कितना तरह का वैलेंसी हुआ सेंट्रल एटम का? दो तरह का, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। अब आप समझिए इसको कि कैसे कैसे। एग्जाम्पल ये लिखना मत, के फोर एफ का होल सिक्स। अब बताइए आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालोगे तो कितना? प्लस। कि यही वैलेंस कहा कौन चीज? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरा अब आप ये बताइए कि ये सी एन, तो कहीं ना ये सी एन, अब जैसे मान लो किसका मन हो गया, हम का मन हो गया, ये भी कहीं ना कहीं पर निर्भर करता होगा ना कि CN कितना बॉन्ड बना पाएगा या कितना सी एन एक आयरन एटम जुड़ पाएगा। तो ये एक डिफरेंट तरह का वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने को अलाउ करेगा। तो ऐसी स्थिति, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आप देख रहे हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी, अनायनिक वैलेंसी। का मतलब है कि प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यही बात समझ में? दूसरी बात, पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है बताइए इसको कर सकता है? चार्ज ही ना कर सकता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट में इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एट बाय नेगेटिव चार्ज्ड आयन while secondary valency is satisfied by। अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर जो बनाएगा, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाएगा सेंटर, या तो न्यूट्रल होगा नहीं तो चार्ज्ड होगा। वो पॉजिटिव चार्ज भी हो, चार्ज भी हो। पॉजिटिव चार्ज यदि रहा भी तो पॉजिटिव चार्ज से तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। वहां पर याद है लोन पेयर से बॉन्ड बनता था। तो बॉन्ड बनाने के लिए या तो लोन पेयर आएगा नहीं तो निगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा दो चीज से बन सकता है, या तो निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन से या नहीं तो बैठा पड़ा है जिसको आप लोन पेयर कहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, दूसरा पॉइंट में लिखिए तो दूसरा प्राइमरी वैलेंसी satisfied by नेगेटिव चार्ज while का गाली भी दे हुई। तुम सब अभी कुल मिला के 1,000 पूरा दिया होगा। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयन while सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन दिक्कत ये है ना कि तुम फिर भी इतना पतित हो कि बात को नहीं समझ, अगला दिन फिर यही हरकत करे। सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, आज नहीं लगता है तुम, और लिखिए नेगेटिव चार्ज। आश्चर्य की बात है कि पढ़ाई शुरू होता है तो आप खिस्सा कर कैसे लेते हैं? आपके दिमाग में कहाँ से खिस्सा चला? का मतलब है कि पढ़ाई दिमाग में नहीं है इसलिए खिस्सा आया दिमाग में। देखिए तीसरा कीजिए।
हम पगला रहे हैं। लिखा हुआ हुआ क्या? देखेंगे तीसरा। प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड पड़ा है, हरा कर देंगे। प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन व्हाइल वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी के बारे में इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ना सेंट्रल एटम का, ये वेरिएबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी वेरिएबल, जैसे देखो K4FeC का होल 6 ये कंपाउंड भी बनता है, और K3FeC का होल 6 ये कंपाउंड भी बनता है। लेकिन जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +2 आ जाएगा, इसका +3 आ जाएगा। बताइए सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर गया कि नहीं? लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन कंपाउंड इज वेरिएबल while secondary valency is not variable। देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी, देखो लिखा रहे हैं हम। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज वेरिएबल। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज वेरिएबल while while secondary valency is while secondary valency। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी वेरी नहीं करता है उसी को इन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात आप पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर आप इसको लिखिए। तो पॉइंट नंबर कौन सा होगा ये? 5। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल एटम नॉट वेरिएबल। Secondary valency of central metal atom is not variable। It is known as coordination number। मतलब जिसको सेकेंडरी वैलेंसी कह रहे हैं वही एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन। और इसका लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आप याद कीजिए जब आप 11th में पढ़ते थे तो किसी मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता था, किसी का ऑक्टाहेड्रल होता था, किसी का लीनियर होता था, किसी का ट्राइगोनल प्लेनर होता था, याद है ये सब? इस तरह से उस सब मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार हर एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इन्होंने कहा, बर्नर ने, सेकेंडरी वैलेंसी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इट मीन्स का जो पॉइंट बनेगा वो हम ये कह सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ ए कम्प्लेक्स कंपाउंड। पागल ही हो सकता, पागल। सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में हम लोग कोचिंग खोल के थोड़े बैठे हुए, पागल खाना खोल के बैठे हुए। अब पागलों को क्या इलाज होता है? सबसे खराब एज होता है यही 11-12, इसी में आपको पढ़ना लिखना नहीं होता है और भर का नाटक करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना पढ़ते लिखते भी हैं, नाटक भी करते हैं। इस बड़ा संभालना मुश्किल होता है। आप इसके बाद 12th के बाद आप अपने आदमी बन जाइएगा, आपको कोई कहेगा भी नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़िएगा। अभी आपको कोई कितना समझा देना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे ही समझ में आएगा। फैन बंद कर देंगे, पीट देंगे, क्लास से भगा देंगे, इज्जत करेंगे, ऐसे आपको समझ है कि अपना जो दिमाग है वो तो खुला ही नहीं, गधा का था गधा ही है अभी तक। 12th के बाद प्रेशर पड़ता है कि अब जीवन खराब हो जाएगा, तब सोचते
देखिए पागलो हंसता है, अपने कहती है कि ये ना पगलाइयो जेब अब अपने मने मन फन फन कर रही है ना, हम पगलाइयो जेब। मतलब दिमाग का लेवल, मतलब लोड कहाँ तक पहुंचा हुआ है के बारे में सोचो। एक तो पढ़ाई भारी, ऊपर से गर्मी, ऊपर से है भी थोड़ा कम करे। बहुत अच्छी लड़की, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, secondary valency is responsible for geometry of a complex compound. Secondary valency responsible for, इसी को आप थोड़ा और डिटेल में लिखते तो आप लिखते सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ complex compound is responsible for geometry of a geometry। अब शॉर्टली लिख के निकलिए, लिखिए तो सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर geometry of a complex compound। सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर geometry of a complex compound। अब थोड़ा इसको आप सोचिए कि ये बात उन्होंने किस आधार पर कहा होगा। वो तो मर गए लेकिन थोड़ा उनके दिमाग को टटोलते हैं। देखो इधर, यहाँ यहाँ देखो, मान लो सेंट्रल एटम है सिल्वर और इसके साथ NH3 दो गो लिगेंड काम कर रहा है। अब आप ये बताइए, मान लीजिए इस पर हम प्लस दे दें, सिल्वर बीच में रहेगा सेंट्रल एटम के रूप में, लिगेंड तो मात्र दो ही है ना, दो है तो मान लो एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, एक इधर से कोऑर्डिनेट, 3NH3। अब बताइए तो इसका शेप लीनियर हो जाएगा, बॉन्डिंग 180 के अराउंड आने लगेगा। लेकिन आप इसकी बात यदि करते हैं FeCN का होल 6 4 माइनस, यहाँ पर Fe बीच में रहेगा और 4CN आपस में एकदम 90 डिग्री पर होता है, स्क्वायर प्लेनर के शेप में, और 2CN जो है इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है, एक ऊपर और एक नीचे। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहा करते थे। सारा का सारा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पकड़ लेगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 पकड़ा है, यहाँ पर 90 डिग्री पर। बात तो बड़ी सिंपल सी है, लिगेंड यदि ज्यादा मात्रा में रहेगा तो उसको एडजस्ट करने में उसका एक डिफरेंट ज्योमेट्री पकड़ लेगा, और लिगेंड ही सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ से डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है यही तो उसके ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सब बात उन्होंने कहा, यही इसका लास्ट पॉइंट था। अब आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए तो लिखेंगे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेट। कुछ एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग करेंगे कल, कल नहीं परसों मंडे को। आप यदि 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद है, VVT आप पढ़े थे, VVT को जहाँ पर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आपको बताया गया था। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, लोन पेयर, ये सब, वैलेंसी, सब चीज़ों को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अब जो क्लास इसका आने वाला है बहुत हार्ड लेवल का क्लास है इसका। हाँ एक और चीज़ आप याद कीजिए, ऑर्बिटल S में 1 होता है, P में 3 होता है, PX PY PZ, D में 5 होता है, DXY DYZ DZX DZX DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर। याद है ये सब? इन सब चीज़ों को यदि रिवाइज करके आएंगे तो आप बेहतर फील करें, नहीं भी करके आएंगे तो समझा तो हम देंगे लेकिन फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कल आइए 8 से 9 UPSC नेम के लिए, परसों यहाँ से आगे बढ़ेंगे।